Hello everyone, good morning. Hope you all are doing great. Today I am here to discuss about transfer property Act 1882, and today's topic is ostensible owner. Ostensible owner कौन होता है, क्या उसको राइट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे आज की अपनी क्लास में। लेकिन ये स्टार्ट करने से पहले जो मेरा लेक्चर है उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूं कि जिन लोगों ने राजस्थान जुडिशरी के फॉर्म भरे हुए हैं कि वो लोग एक तरीके से ये अपनी ये चीज़ सोच के चलें कि उनका एग्ज़ाम मोस्ट प्रोबेबली ये है कि नवंबर के मिड सेशन में वो एग्ज़ाम उनका हो जाएगा। प्रीलिम्स एग्ज़ाम उनका होने की पूरी मतलब संभावना है कि हो जाएगा वो एग्ज़ाम। तो आप लोग जो अपनी तैयारी कर रहे हो, जिस तरीके से जिन लोगों ने फॉर्म भरा है और जो लोग सीरियस तरीके से तैयारी में लगे हुए हैं, वो लोग अपनी तैयारी ये सोच के करें कि उनका एग्ज़ाम नवंबर में होगा। क्योंकि एक न्यूज़ जो आई है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। कुछ भी फाइनल नहीं है, कुछ भी ऐसा ऑफिशियल साइट पे अभी हमें देखने को नहीं मिला है, लेकिन एक खबर जो आती है बैक से वो मैंने आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। और टॉपिक है आज का हमारा, जैसे मैंने आपको बताया, ऑस्टेंसिबल ओनर। ऑस्टेंसिबल ओनर, देखिए ये क्या होता है, ट्रांसफर बाय प्रॉपर्टी। ठीक है, ये जो हम पार्ट पढ़ रहे हैं, जो सेक्शन 41 जो डील करेगा वो ऑस्टेंसिबल ओनर को डील करेगा। तो ऑस्टेंसिबल ओनर को जो डील करेगा तो वो किस में आता है, हमारे चैप्टर नंबर 2 के पार्ट नंबर 2, जो कि रिलेटेड किससे होता है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। ट्रांसफर प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी, विच इज इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो पार्ट 2 हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो 38 से हमारा टॉपिक स्टार्ट हो चुका है। तो आज हम जो कर रहे हैं वो ट्रांसफर बाय इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय ऑस्टेंसिबल ओनर। ठीक है, अब आप थोड़ा सा वर्ड्स को पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। ऑस्टेंसिबल ओनर, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं दृश्यमान स्वामी। अब आप सोचेंगे दृश्यमान स्वामी मतलब, क्योंकि ओनर तो ओनर होता है, तो ये ऑस्टेंसिबल मीन्स क्या होता है। ऑस्टेंसिबल मीन्स होता है कि जिसकी प्रॉपर्टी है, एक्चुअल में कोई मान लीजिए कोई एक प्रॉपर्टी है और वो प्रॉपर्टी किसकी है ये चीज़ डिसाइड नहीं है। अगर ये प्रॉपर्टी किसकी है ये डिसाइड नहीं है, तो देखिए क्या होता है, ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, जिसे ए ने किसने खरीदा हुआ है, एक व्यक्ति। देखिए क्या होता है, ऑस्टेंसिबल ओनर बनाने की एक्चुअल में जरूरत पड़ती क्यों है, पहले मैं आपको ये चीज़ क्लियर कट कर दूं। ऑस्टेंसिबल ओनर उस व्यक्ति को, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का अपार धन है, ठीक है, बहुत सारा पैसा है, सब कुछ है। अब उसको अपने आप को टैक्स से रिलीफ करने के लिए मोस्ट ऑफ दी क्या करते हैं लोग, टैक्स से रिलीफ करने के लिए क्या करते हैं, प्रॉपर्टी को खरीदते हैं। अब वो प्रॉपर्टी को खरीदेंगे तो वो टैक्स से तो बच नहीं पाएंगे, क्योंकि वो अपने जो पैसा देंगे वो पैसे के थ्रू खरीदा जाएगा। जो ट्रांजेक्शन होगी वो किस में आ जाएगी, टैक्स वे में आ जाएगा। जब वो टैक्स पेबल में आ जाएगा तो उससे बचने के लिए वो क्या करते हैं, किसी अलग व्यक्ति के नाम से वो प्रॉपर्टी को परचेस करते हैं, कि किसी व्यक्ति को उसका ओनर बना देते हैं कि इस व्यक्ति के नाम से हमने प्रॉपर्टी खरीदी, तो उससे क्या होता है, टैक्स में रिलीफ उनको मिल जाता है। इन्हीं सब से बचने के लिए इन्होंने क्या करा, ऑस्टेंसिबल ओनर को बना दिया गया। तो यही इस चीज को ध्यान में रखते हुए सेक्शन 41 में इन्होंने ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन नंबर 41 में इन्होंने बताया कि ऑस्टेंसिबल ओनर बना दिया जाएगा, जो कि एक कैसा होगा, जो एक दिखेगा तो ओनर जैसा, लेकिन वो ओनर नहीं होता है। ठीक है, तो इसके लिए एक एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग समझ लेंगे। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसकी ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, जिसकी ये भी प्रॉपर्टी है। अब क्या होता है, ये प्रॉपर्टी 50 लाख की, ये प्रॉपर्टी 50 लाख की है। अब क्या हो रहा है, वो प्रॉपर्टी 50 लाख की अगर वो लेगा तो उसको उतना ही टैक्स पे करना पड़ेगा, है ना। उसको टैक्स वैट जो लगेगा वो उसको देना पड़ेगा। अब इससे बचने के लिए इसने क्या करा, इस प्रॉपर्टी को तो अपने नाम से ले लिया, और जो बी प्रॉपर्टी है, मान लीजिए ये बी प्रॉपर्टी है और ये सी प्रॉपर्टी है, इसको उसने अपने नाम से यानी कि ए के नाम से ले लिया। अब जो सी जो प्रॉपर्टी उसने खरीदी, उसने सोचा अगर मैं इसको अपने नाम से खरीदूंगा तो क्या होगा, मैं टैक्स में आ जाऊंगा। तो टैक्स से बचने के लिए उसने क्या करा, ये जो प्रॉपर्टी है ये अपने किसी के नाम पे, यानी कि एक डी नाम का व्यक्ति था, उसके नाम से ये प्रॉपर्टी खरीद ली। अब प्रॉपर्टी में पैसा इसने दिया, प्रॉपर्टी इसने खरीदी, लेकिन नाम यानी कि जो वहाँ पे रजिस्ट्री हुई, जो वहाँ पे जो रजिस्टर ऑफिस में जाकर रजिस्ट्री हुई, वहाँ पे किसके नाम से रजिस्ट्री करवा दी इसने, किसके नाम से करा दी, सी के नाम से, सॉरी डी के नाम से करा दी। अब जो डी यहाँ पे बना ना, जो डी यहाँ बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा ऑस्टेंसिबल ओनर। कौन बनेगा, ऑस्टेंसिबल ओनर बनेगा। ठीक है, अब ये ऑस्टेंसिबल ओनर बना दिया। अब क्या होता है, ये प्रॉपर्टी क्या है, ये प्रॉपर्टी जो सी वाली प्रॉपर्टी थी, इसको सेल करना था, तो इसने इसको राइट दे दिया कि इस प्रॉपर्टी को चाहे आप सेल करो चाहे कुछ भी करो, वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये जो प्रॉपर्टी है डी को सेल कर देता है, क्या, सॉरी ई को
क्योंकि डी तो वो खुद ही है, ई को वो क्या कर रहा है, प्रॉपर्टी सेल कर दे रहा है, सेल कर दी प्रॉपर्टी, ठीक है। अब ई यहाँ पे अपने पूरे गुड फेथ में आकर, क्या गुड फेथ में आकर कि ये पूरी जांच पड़ताल उसने कर ली। जांच पड़ताल करने के बाद ई कहता है कि ठीक है, ये सी वाली प्रॉपर्टी मैं आपसे खरीदने के लिए तैयार हूँ। किससे? डी से। अब यहाँ पे ई की कोई गलती नहीं होगी, यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, इतनी बात आप लोग ध्यान से रखिएगा, ध्यान माइंड में सेट करके रखिएगा। अब क्या करा उसने, डी से प्रॉपर्टी खरीदी, कौन सी? सी की प्रॉपर्टी खरीदी, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, इसने गुड फेथ में आके डी को ही अपना ऑस्टेंसिबल ओनर, यानी कि अपना नॉट ऑस्टेंसिबल ओनर, उसने ओनर माना कि यही प्रॉपर्टी का ओनर है, क्योंकि उसने रजिस्ट्री देखी तो रजिस्ट्री पे नाम किसका था? डी का था। तो क्या हुआ, अभी प्रॉपर्टी इसने बोला कि ठीक है मैं लेने को तैयार हूँ, यहाँ पे प्रॉपर्टी सेल हुई, उसने परचेस कर ली। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई? तो चलिए अब यहाँ पे इस कहानी को यहाँ पे स्टॉप करके हम चलते हैं डेफिनेशन वाले पार्ट में, जो बेयर एक्ट की लैंग्वेज है वो क्या कहती है। इन्होंने कहा सेक्शन 41 डील करता है, उसके सेगमेंट क्या कहते हैं कि ट्रांसफर बाय ऑस्टेंसिबल ओनर, यानी कि एक दृश्यमान स्वामी, और इसको कभी कभी एग्जाम में इसको बेनामीदार के नाम से भी आता है। कभी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेते हैं कि बेनामीदार और स्वामी कौन होता है, तो आपको याद रखना है जो ऑस्टेंसिबल ओनर होता है उसी को बेनामीदार स्वामी भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी कई बार यूपी के एग्जाम में पूछा गया, यूपी जुडिशरी में पूछा गया है, ठीक है। तो क्या कहता है, देखिए वर्ड्स को कैच करिएगा आप लोग कि वर्ड्स में क्या, क्योंकि कभी भी, क्योंकि आज हमें इस डेफिनेशन को इस तरीके से पढ़ना है कि अगर ये हमें कोई हमारा एग्जामिनर अगर एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के इन वर्ड्स के अकॉर्डिंग इस सेक्शन को कैच कराता है तो हमें उस कैच को ड्रॉ नहीं करने देना है, कैच को लेना है और मार्क्स ऑब्टेन करने हैं। तो इस चीज़ को आपको याद में रखते हुए इस डेफिनेशन का पार्टली मैं आपको पढ़ा देती हूँ। वेयर, इन्होंने कहा जहाँ, विद द कंसेंट, यानी कि सहमति से, एक्सप्रेस और इम्प्लाइडली। फर्स्ट पार्ट किया हमने इसका, एक्सप्रेस और इम्प्लाइडली, चाहे उसके शब्दों के द्वारा, चाहे उसके कहे जाने के द्वारा, चाहे उसके हाव भाव के द्वारा, यानी कि उसके एक्सप्रेशन के द्वारा कोई बात, द पर्सन इंटरेस्टेड इन इमूवेबल प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी? विच इज इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी? इमूवेबल प्रॉपर्टी। अ पर्सन इज द ऑस्टेंसिबल ओनर, क्या करता है, एक द पर्सन जिसका इंटरेस्ट है उस इमूवेबल प्रॉपर्टी में, अ पर्सन इज द ऑस्टेंसिबल ओनर, यानी कि एक पर्सन बनाता है कैसा? ऑस्टेंसिबल, कैसा? दृश्यमान स्वामी बनाता है। ऑफ विच प्रॉपर्टी एंड द ट्रांसफर द सेम फॉर द कंसिडरेशन, क्या आएगा? सेम फॉर द कंसिडरेशन, यानी कि प्रॉपर्टी यहाँ पे गिफ्ट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे किसी डीड की बात नहीं हो रही है, यहाँ क्या हो रहा है? सेल हो रहा है, यानी कि कंसिडरेशन के लिए हो रहा है, फॉर द कंसिडरेशन यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे प्रतिफल की बात हो रही है, ठीक है। फॉर द ट्रांसफर द सेम फॉर कंसिडरेशन, द ट्रांसफर शैल नॉट बी वॉइडेबल। अगर इस तरीके से किसी भी ट्रांसफर को किया जाता है ऑस्टेंसिबल ओनर बना के, विद द कंसेंट ऑफ द ओनर, एक्चुअल ओनर, विद द कंसेंट ऑफ द एक्चुअल ओनर, चाहे वो एक्सप्रेसली हो चाहे वो इम्प्लाइडली हो, अगर किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को ऑस्टेंसिबल ओनर के द्वारा अगर उसे कंसिडरेशन, प्रतिफल के लिए ट्रांसफर कर दिया जाता है तो ऐसी प्रॉपर्टी कभी भी वॉइडेबल प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी। ऐसा ट्रांसफर वॉइडेबल ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसा जो ट्रांसफर होगा वो कैसा होगा? हमेशा वैलिड ट्रांसफर माना जाएगा। कैसा माना जाएगा? वैलिड ट्रांसफर यहाँ पे माना जाएगा। ऑन द ग्राउंड दैट द ट्रांसफर वॉज नॉट ऑथराइज्ड टू मेक इट, ठीक है। इन ग्राउंड के आधार पे इसको क्या किया जाएगा? इसको क्लेम नहीं किया जाएगा कि ये ओनर नहीं था, या जो जिसने परचेज किया है, यानी कि जो ट्रांसफरी है उसको किसी भी तरीके का लॉस यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। ये बात की गई है। क्या किसकी बात की गई है यहाँ पे? ऑस्टेंसिबल ओनर की बात। इतनी बात आपको डेफिनेशन के पार्ट्स के थ्रू समझ में आई? अगर समझ में आई है तो एक बार आप शॉर्टकट में समझ लीजिए। ऑस्टेंसिबल ओनर वो ओनर होता है जिसको एक्चुअल ओनर के द्वारा ऑस्टेंसिबल ओनर यानी दृश्यमान स्वामी बनाया जाता है विद द कंसेंट, ठीक है, उसकी कंसेंट से बनाया जाता है। किस प्रॉपर्टी के लिए? इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए। कब कैसा ट्रांजेक्शन हो? ये जो ट्रांजेक्शन होगी वो कैसी ट्रांजेक्शन होगी? ये एक वैलिड ट्रांजेक्शन होगी, नॉट अ वॉइड ट्रांजेक्शन, और इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये किसके सिद्धांत पर चलती है? ये चलती है, देखो, स्टॉप अगर आप लोगों ने एविडेंस पढ़ा है और एविडेंस का पार्ट जो है स्टॉपेल वाला 115 से लेकर 117 तक
अगर आप लोगों ने वो पार्ट पढ़ा हुआ है तो आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी, क्योंकि आज हम यहाँ पे एस्टॉपल को डील नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको इसको शॉर्टकट में बताया है कि एस्टॉपल क्या होता है। ठीक है, अगर जिन लोगों ने एस्टॉपल नहीं पढ़ा हुआ है एविडेंस वाले पार्ट में, जिन लोगों ने मेरी पिछली लेक्चर्स एविडेंस वाला लेक्चर्स नहीं लिया हुआ है, वो लोग प्लीज़ प्रिंट किया हुआ है उसको एविडेंस को, उसको आप लोग जाके जरूर पढ़ लीजिए। आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू कि आप लोगों को एविडेंस जरूर पढ़नी चाहिए, आपको कॉन्ट्रैक्ट जरूर पढ़ना चाहिए अगर आप ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, इतने आप लोगों को मैंने आपको बता दिया। तो मैंने आपको क्या बताया कि तो ये किसके प्रिंसिपल पे चलता है, तो मैंने आपको वहाँ पे एक चीज़ बताई थी, जब मैं आपको एविडेंस पढ़ा रही थी तब मैंने आपको ये बताया था कि ये चलता है इक्विटेबल एस्टॉपल। ठीक है, ये किस पे चलता है, इक्विटेबल एस्टॉपल के ऊपर चलता है, यानी कि साम्य के विबंध के ऊपर ये चलता है। क्योंकि यहाँ पे क्या कहा गया है, अगर किसी व्यक्ति ने दृश्यमान व्यक्ति बनकर यानी कि दृश्यमान स्वामी बनकर किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया है और उसके बाद क्या था, उसके पास वो इमूवेबल प्रॉपर्टी थी, किसके द्वारा दी गई थी, एक्चुअल ओनर के द्वारा दी गई थी, और विद द कंसेंट, चाहे वो इम्प्लाइड था चाहे वो एक्सप्रेसली था, उसने उसको क्या किया, उसने उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया। अब आएंगे हम अपने इस वाले एग्जाम्पल पे, जो हम जिस एग्जाम्पल को हम लोग चला रहे थे। तो यहाँ पे क्या होता, डी को इसने ई ने क्या करा, ई ने सोचा कि यही क्या है, देखो यहाँ पे ई का क्या देखा जाएगा, यहाँ पे ई का देखा जाएगा बोनाफाइड, यानी कि सद्भावपूर्ण देखा जाएगा कि गुड फेथ क्या है इसका, उसका गुड फेथ क्या है, उसने अपनी गुड फेथ में आके इस प्रॉपर्टी को इस सी वाली प्रॉपर्टी को परचेज किया। क्या गुड फेथ में आके कि ये जो डी है ना, यही इसका एक्चुअल ओनर है, तो इसने इसको परचेज किया। अब क्या होता है, ए कहता है कि ये प्रॉपर्टी डी की नहीं है, ये प्रॉपर्टी मेरी है। तो यहाँ पे इसको क्या कहा जाएगा कि आपको डिनाई किया जाएगा, क्योंकि आपने ऑस्टेंसिबल ओनर इसको बनाया था और इसको वो राइट दिए थे कि इस प्रॉपर्टी को सेल करें। अगर इस प्रॉपर्टी को सेल करने का राइट, तो ई को यहाँ पे किसी भी तरीके का लॉस नहीं झेलना पड़ेगा। वो जो ट्रांसफर आपने करवाया है, वो जो ट्रांसफर ऑस्टेंसिबल ओनर के द्वारा किया गया है, वो एक वैलिड ट्रांसफर है और उसको हमारे यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाएगा। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई है ना, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का। ठीक है, ये जो इसके लिए हम एक ये पढ़ते हैं, इसके लिए ये जो मैक्सिम है ना, ये जो मैक्सिम है इसके ऊपर ही चलता है, चाहे सेक्शन 41 हो, चाहे मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में सेक्शन 43 पढ़ाऊंगी, दोनों किसके ऊपर बेस होते हैं, नेमो टेक क्यो नोन हैबिट, मीन्स एक व्यक्ति अपने से अच्छा हित क्या नहीं कर सकता है, ट्रांसफर नहीं कर सकता है। नेमो टेक क्यो नोन हैबिट, यानी कि एक व्यक्ति अपने से अच्छा टाइटल को ट्रांसफर नहीं कर सकता है, तो उसी का ये अपवाद है कि यहाँ पे कर सकता है। कैसे, जब वो उसको ऑस्टेंसिबल ओनर बना दिया जाता है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई, डॉक्ट्राइन ऑफ इक्विटेबल एस्टॉपल आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, तो यही बात करता है सेक्शन 41। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को समझ में आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जब अगर हम इसके देखेंगे एसेंशियल एलिमेंट्स, तो एसेंशियल एलिमेंट्स में क्या क्या आएगा, फर्स्ट प्रॉपर ट्रांसफर किसके द्वारा किया जाता है, ऑस्टेंसिबल ओनर के द्वारा ट्रांसफर। पहली बात, कैसे ऑस्टेंसिबल ओनर बनेगा, उसको बनाया जाएगा किसके द्वारा, एक्चुअल ओनर के द्वारा। कैसे, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कंडीशन के द्वारा। दूसरी बात, उसको क्या किया गया, किस प्रॉपर्टी के लिए बनाया गया, इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी सेकंड एसेंशियल क्या बन गया हमारा, इमूवेबल प्रॉपर्टी। थर्ड एसेंशियल यहाँ पे हमारा क्या बन गया, सेम फॉर कंसिडरेशन, यानी कि किसके लिए ट्रांसफर किया जा रहा है, प्रतिफल के लिए ट्रांसफर किया जा रहा है। और चौथी बात क्या बन गई हमारी, शैल नॉट बी वॉइडेबल, अगर ऐसा ट्रांसफर उस ऑस्टेंसिबल ओनर के द्वारा किया जाता है तो वो कैसा होगा, वो वैलिड होगा, वॉइडेबल नहीं होगा। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। ठीक है, तो 4 हमारे एसेंशियल एलिमेंट्स देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमारा सेक्शन 41 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सेक्शन 41। अब हम इसको थोड़ा सा, अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो थोड़ा सा केस लॉ और देखते हैं इसकी, क्योंकि इंपॉर्टेंट केस है। पहला केस मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, वो केस है राम कुमार कुंडू वर्सेस मैक्यूइन एनदर 1872। राम कुमार कुंडू वर्सेस मैक्यूइन एनदर 1872। इस केस में क्या हुआ था, एक कौन थे, एक अलेक्जेंडर थे और उनकी एक वाइफ थी जिनका नाम था बीबी। ठीक है, उनकी एक वाइफ थी बीबी, और जो अलेक्जेंडर थे वो उन दोनों के क्या हुआ कि अलेक्जेंडर ने एक प्रॉपर्टी को परचेज किया, क्योंकि उनके पास बहुत सारी संपदा थी, तो उन्होंने एक प्रॉपर्टी को परचेज किया और परचेज करने के बाद उन्होंने उस प्रॉपर्टी का ऑस्टेंसिबल ट्रांसफर के रूप में किसको बना दिया, अपनी वाइफ को, यानी कि जो बीबी नाम से जो उनकी वाइफ थी उनको बना दिया। ठीक है, तो क्या किया,
जो राम जो वो थे उन्होंने अपनी वाइफ को बना दिया। अब क्या होता है, अलेक्जेंडर की यहाँ डेथ हो जाती है। अलेक्जेंडर की यहाँ डेथ होती है तो जो बीवी थी ना, उन्होंने क्या करा, उन्होंने उस प्रॉपर्टी को जिसको अलेक्जेंडर ने अपनी बीवी के नाम किया था, उस प्रॉपर्टी को राम विधि कुंडल है, जो कि कुंवर कुंडू के फादर थे, राम विधि कुंडू, जो कि किसके फादर थे, राम कुंवर के फादर थे, उनको प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया। अब उनको प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया तो जो इनके फादर थे और राम कुंवर कुंडू, ये दोनों ने क्या करा, 24 ईयर तक, कितने ईयर तक, 24 ईयर तक इस प्रॉपर्टी को क्या किया, साथ में इंजॉय किया। तो क्या हुआ, अब जब राम विधि कुंडू की डेथ हो गई तो उनकी प्रॉपर्टी इनके पास आ गई। किसके पास आ गई, राम कुंवर कुंडू के पास आ गई। अब क्या होता है, जो अलेक्जेंडर और उस बीवी के जो बच्चे थे, अलेक्जेंडर और उस बीवी के जो बच्चे थे, उसमें से मैक्क्वीन जिन्होंने एक केस फाइल किया और कहा कि ये जो प्रॉपर्टी है वो हमारी है, क्योंकि हम अलेक्जेंडर और जो बीवी थी उनकी संतान है, हम उनके उत्तराधिकारी हैं, तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास आनी चाहिए। तो वहाँ पे कैलकाटा हाई कोर्ट ने क्या करा, कैलकाटा हाई कोर्ट ने इनके फेवर में, किसके फेवर में, मैक्क्वीन एंड अनदर के फेवर में इस केस को पास कर दिया। और केस को पास करने के बाद इन्होंने क्या कहा कि ये प्रॉपर्टी इनकी है, क्योंकि ये इनके उत्तराधिकारी हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि राम कुंवर कुंडू इन्होंने क्या करा, उन्होंने इसके लिए अपील फाइल करी। अपील फाइल करने के बाद क्या समझ में आता है, यहाँ पे समझ में आता है कि जब अपीलेट जो कोर्ट था उसने कहा कि नहीं, अभी रुक जाइए, ये जो है उन्होंने क्या हेल्ड किया कि जो राम कुंवर कुंडू हैं, ये है राम विधि कुंडू के बेटे। और क्या हुआ है, और जो बीवी थी उन्होंने क्या करा था, उन्होंने इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किसको कहते हैं, इनके फादर को किया था, मीन्स विधि कुंडू के फादर को, सॉरी कुंवर कुंडू के फादर विधि कुंडू को इन्होंने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की थी। और जो वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई थी ना, वो प्रॉपर्टी किस तरीके से ट्रांसफर की गई थी, वो प्रॉपर्टी एज ए ऑस्टेंसिबल ओनर के रूप में ट्रांसफर की गई थी। कैसे की गई थी, एज ए ऑस्टेंसिबल, क्योंकि जो अलेक्जेंडर थे उन्होंने बीवी को अपना ऑस्टेंसिबल ओनर बनाया, ऑस्टेंसिबल ओनर ने इनको प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी। तो एक्चुअल में जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई तो किनके पास आनी चाहिए, इनके पास आनी चाहिए। तो इन्होंने क्या हेल्ड किया कि इन्होंने राम कुंवर कुंडू के फेवर में इस डिक्री को पास किया, और ये क्या हुआ, ये प्रॉपर्टी इनके पास आ गई, और जो मैक्क्वीन थे इनको इस केस को छोड़ना पड़ा। इस तरीके से ये केस है। तो यहाँ पे डिसाइड किया गया कि जो ऑस्टेंसिबल ओनर के द्वारा अगर किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया जाता है, अगर किसी प्रॉपर्टी को सेल किया जाता है, तो वो ऑनर, उसके द्वारा किया गया ट्रांसफर, उसके द्वारा की गई सेल कैसी होगी, वैलिड होगी। ठीक है, तो इस केस से ये चीज़ डिसाइड हुई। अब बात करते हैं लक्ष्मण वर्सेस बीवी हराना। लक्ष्मण वर्सेस बीवी हराना 1974 का केस है, इसमें भी यही बताया गया, इस केस में भी यही हेल्ड किया गया कि जो प्रॉपर्टी ऑस्टेंसिबल ओनर के द्वारा की जाती है वो प्रॉपर्टी वैलिड प्रॉपर्टी मानी जाती है, और उसके अगेंस्ट में कोई भी क्लेम नहीं लिया जा सकता है। ठीक है, ये बात इसमें बताई गई। तो इस तरीके से जो हमारे केस लोग हैं, और ये हमारा पूरा ट्रांसफ़र के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ऑस्टेंसिबल ट्रांसफ़र क्या होता है। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा आज की क्लास के बारे में। ऑस्टेंसिबल ओनर आपको समझ में आ गया होगा, इक्विटेबल डॉक्ट्रिन ऑफ इक्विटेबल एस्टॉपेल आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इस मैगजीन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कीप स्माइलिंग, कीप हेल्दी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्यार बांटते रहिए, साथ ही सम्मान दीजिए, सम्मान लीजिए। थैंक यू।